क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात का वक्त है, सब कुछ बिल्कुल शांत है, लाइट ऑफ हो चुकी है और अचानक से दिमाग पूरी तरह से हाइपर एक्टिव हो जाता है? ओह बिल्कुल। मतलब दिन भर आप कितने भी थके हुए हो, लेकिन बेड पर जाते ही वो ओवर थिंकिंग का लूप शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने सुबह बहुत ही नॉर्मल सा मैसेज भेजा था, बस लिखा था कि ओके। हाँ, और अब रात के 2 बजे अंधेरे में छत को घूरते हुए हम उस एक के पीछे के 50 अलग-अलग मतलब निकाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली कि क्या वो मुझसे नाराज है, या मैंने कल लंच पर कुछ गलत कह दिया था, या लाइक हमारी दोस्ती अब खत्म होने वाली है। हम सबने ये अजीब सी घुटन महसूस की है यार, जहां हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सही बात है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जब हम उस थॉट लूप में फंसते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि अगर हम हर एंगल से सोच लेंगे तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। पर असल में ओवरथिंकिंग हमें कोई क्लैरिटी नहीं देती। वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन को एम्पलीफाई करती है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो हमें मेंटली पूरी तरह थका देता है, बिना एक कदम भी आगे बढ़ाए। ये तो बिल्कुल एक जगह खड़े होकर ट्रेडमिल पे पूरी स्पीड से दौड़ने जैसा हो गया। हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन असल में हम पहुंचते कहीं नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी ट्रेडमिल को बंद करने का तरीका ढूंढने वाले हैं। आज हम शौर्य कपूर की बुक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग के एक्सर्प्ट्स को डिकोड कर रहे हैं। और हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम ओवरथिंक करते हैं, वो तो ऑब्वियस है, बल्कि डीपली ये समझना है कि ये जाल बनता कैसे है और बिना पूरी तरह टूटे इस थका देने वाले लूप से बाहर कैसे निकला जाए। तो अगर हम इस फिनोमिनन को ब्रेक डाउन करें, तो सबसे पहले ये नोटिस करना होगा कि ये ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा ट्रिगर कब होती है। मुझे लगता है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। राइट। ऑथर भी यही पॉइंट आउट करते हैं। क्या ये दोस्तों के बीच होती है जब हम हंस रहे होते हैं? नहीं, ये तब होती है जब आप अपने कमरे में अकेले हो, या रात को सोने से ठीक पहले, जब दुनिया शांत हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है ना, तब हमारे अंदर का शोर सबसे ज्यादा लाउड हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने दिन भर की सारी पेंडिंग फाइल्स, सारे दबे हुए दर एक साथ खोल दिए। पर मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है। देखो, ये कोई पर्सनल फेलियर या वीकनेस नहीं है। ये प्रैक्टिकली हमारे ब्रेन का एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग बायोलॉजी के हिसाब से खुश रहने के लिए नहीं बना है, वो हमें जिंदा रखने के लिए बना है। अच्छा, मतलब एक सर्वाइवल मशीन की तरह। एग्जैक्टली। ब्रेन का वो हिस्सा जो डेंजर सेंस करता है ना, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो एक पुराने जमाने के स्मोक डिटेक्टर की तरह काम करता है। हजारों साल पहले झाड़ियों में हलचल का मतलब एक भूखा शेर हो सकता था। तो जिसने ओवरथिंक किया और वहां से भाग गया, वो बच गया। हाँ, पर आज शेर तो है नहीं। हाँ। लेकिन उस अमिगडाला को उस वाले टेक्स्ट मैसेज और एक असली शेर में फर्क करना नहीं आता। वो सीधा अलार्म बजा देता है। और फिर हमारा लॉजिकल ब्रेन, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उस इमेजिनरी खतरे को एनालाइज करने लग जाता है। वाओ, ये बहुत लॉजिकल है। तो बेसिकली हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, पर एक ऐसे खतरे से जो असल में वहां है ही नहीं। हाँ, इसको एक मॉडर्न एनालॉजी से समझते हैं। सोच कि तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर का इंटरनेट ब्राउजर है। जिसमें 50 अलग-अलग टैब्स खुले हुए हैं। बिल्कुल। एक टैब में कल के प्रेजेंटेशन की टेंशन चल रही है, दूसरे टैब में किसी दोस्त के साथ हुई हल्की सी बहस लूप पर प्ले हो रही है। और तीसरे टैब में ये डर कि अगले 5 साल में करियर का क्या होगा। और कहीं बैकग्राउंड में किसी छुपे हुए टैब से एक बहुत ही अजीब सी एंजाइटी बढ़ाने वाली म्यूजिक बज रही है, और समझ नहीं आ रहा कि आवाज आ कहां से रही है। सही कहा। और ये जो 50 टैब्स एक साथ खुले हैं ना, ये हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी, यानी हमारी मेंटल रैम को पूरी तरह कंज्यूम कर लेते हैं। सिस्टम हैंग होने लगता है। और सबसे दुख की बात इस पूरे प्रोसेस में ये है कि जिन सिनारियोस को सोच सोच कर हम अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं, उनमें से 99% चीजें शायद फ्यूचर में कभी सच होंगी ही नहीं। हम फ्यूचर के इमेजिनरी दर्द के डर से अपनी आज की खुशी को चोरी होने देते हैं। एग्जैक्टली। बुक ये क्लियर रूल सेट करती है कि अगर फ्यूचर में कोई दर्द लिखा है, तो उसे फ्यूचर में ही रहने दो। जब हम उन इमेजिनरी सिनेरियोस को क्रिएट करते हैं, तो हमारी बॉडी फिजिकली वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो सच में हो रहा हो। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। पर मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है, क्या हमारा दिमाग हमेशा बेवजह ही ये नेगेटिव टैब्स खोलता है? हम सारा ब्लेम सिर्फ अमिगडाला या एवोल्यूशन पर तो नहीं डाल सकते ना? बिल्कुल नहीं। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे आसपास के माहौल और लोगों से होता है।
बुक इस एक्सटर्नल फैक्टर पर बहुत डीपली फोकस करती है। ओवरथिंकिंग हमेशा एक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार ये एक एक्सटर्नल टॉक्सिसिटी का रिजल्ट होती है। हाँ, कई बार ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से होती है। राइट, जैसे गैस लाइटिंग। ऑथर ने इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से डिकोड किया है और ये समझाया है कि ओवरथिंकर्स किसके इतने आसान शिकार क्यों बन जाते हैं। दिमाग पहले से ही हर चीज को एनालाइज करता है, खुद की गलतियां ढूंढने का आदी होता है। हाँ, तो जब कोई कहता है कि तुम तो हर बात का इशू बनाते हो या तुम बहुत डिमांडिंग हो, तो ओवरथिंकर तुरंत उस बात को सच मानकर खुद पे डाउट करने लगता है। एग्जैक्टली वो सोचने लगता है कि हाँ, शायद सच में मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये कितनी भयानक स्थिति है ना। हाँ। हम उन लोगों की बातों को अपना सच मान लेते हैं जो असल में हमारी कदर ही नहीं करते। और बुक में उन सो कॉल्ड दोस्तों का भी जिक्र है जो पब्लिक में आपकी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग 4 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाएंगे और जब आप हर्ट फील करोगे तो बोलेंगे, अरे यार तुम तो मजाक भी नहीं ले सकते, मैं तो बस जोक कर रहा था। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। पर दोस्ती किसी को अपमानित करने का फ्री पास नहीं है। मजाक और बेइज्जती के बीच एक बहुत साफ लकीर होती है। अगर एक इंसान हर्ट है तो वो मजाक बिल्कुल नहीं है। राइट, और अगर कोई बार बार उस लकीर को पार कर रहा है तो वो दोस्त नहीं है। बुक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोट देती है कि खराब दिन तब अच्छे दिन बन जाते हैं जब हम खराब लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। पर जब हम इतनी बुरी तरह से हर्ट होते हैं तो हमारा सबसे पहला और सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? हम खुद को पूरी दुनिया से काट लेते हैं। एक आइलैंड बन जाना चाहते हैं जहां कोई हम तक पहुंच ही ना सके। हाँ, हमें लगता है कि अगर हम किसी से जुड़ेंगे ही नहीं तो कोई दोबारा चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पर ये आइसोलेशन एक बहुत कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होने के बावजूद बहुत डेंजरस है। क्योंकि बुक एक्सप्लिसिटली कहती है कि आइसोलेशन वाटर्स एंजाइटी, अकेलापन एंजाइटी को सींचता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान होता है, हम खुद। और उस वक्त हमारा इनर क्रिटिक बहुत नेगेटिव हो चुका होता है। सही कहा, वो एक एको चैम्बर बन जाता है। उस वक्त हमें अपने ख्यालों के उस लूप से बाहर निकलने के लिए एक बाहरी आवाज की जरूरत होती है, एक ऐसे इंसान की जो हमें सिर्फ सुने बिना जज किए। बिल्कुल। जब हम इमोशनली टूट रहे होते हैं तो हमें कोई लॉजिकल सलाह, मास्टर प्लान या सही गलत का ज्ञान नहीं चाहिए होता। हमें बस वैलिडेशन चाहिए होती है कि हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था और तुम्हारा रोना बिल्कुल जायज है। वो सेफ स्पेस कोई दोस्त हो सकता है या थेरेपिस्ट भी। पर क्या आपको लगता है कि ये टैक्टिकल है हमेशा? यहाँ एक बड़ा लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आता है। हम खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऐसी दीवारें बना लेते हैं कि उन लोगों को भी दूर कर देते हैं जो सच में हमारा भला चाहते हैं। ये एक सैड रियलिटी है। और सोचो, अगर रात के 2 बज रहे हैं, ओवरथिंकिंग का लूप पूरी स्पीड से चल रहा है और उस वक्त कोई अवेलेबल ही ना हो, तब क्या करें? तब अकेले इस मेंटल शोर को कैसे शांत करें? ये सच में सबसे प्रैक्टिकल सवाल है और यही बुक कुछ सॉलिड न्यूरोलॉजिकल सॉल्यूशंस देती है। सबसे पहला तरीका जो ऑथर सजेस्ट करते हैं वो थोड़ा अजीब लग सकता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन? पर क्या ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं हुई? मतलब अपनी प्रॉब्लम से भागना या उन्हें कार्पेट के नीचे छुपाना? मैं समझ रहा हूं तुम्हारा पॉइंट, पर इसको न्यूरोलॉजिकल नजरिए से समझो। जब दिमाग नेगेटिव लूप में फंसता है तो न्यूरॉन्स एक ही पाथवे पर बार बार फायर करते हैं। ये उस गाड़ी की तरह है जिसका पहिया कीचड़ में फंस गया है और हम बस एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं। ओह अच्छा, पहिया बस वहीं घूम रहा है और कीचड़ उछल रहा है। एग्जैक्टली। उस वक्त उस लूप को फिजिकली ब्रेक करना जरूरी होता है। सैर पर चले जाना या कोई शो देख लेना प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। ये कॉन्शियसली चुनना है कि अभी मेरा दिमाग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं इस नेगेटिविटी के साथ एंगेज नहीं करूंगा। समझ गई। मतलब वो जो 50 टैब्स खुले थे उनमें से हम जबरदस्ती कुछ टैब्स को फोर्स क्लोज कर रहे हैं ताकि सिस्टम को थोड़ी सांस लेने का मौका मिले। ये बहुत यूजफुल अप्रोच है। हाँ, और दूसरा सबसे इफेक्टिव टूल है लिखना, यानी जर्नलिंग। ऑथर कहते हैं कि जब इमोशंस दिमाग में तूफान मचा रहे हों तो उन्हें एक पेपर पर उतार दो। बिना ये सोचे कि हैंडराइटिंग कैसी आ रही है या ग्रामर ठीक है या नहीं, बस जो अंदर चल रहा है उसे निकाल देना। बिल्कुल, और इसके पीछे सॉलिड साइंस है। जब हम सिर्फ सोचते हैं तो हम इमोशनल सेंटर में होते हैं, पर जब लिखते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है जो उन इमोशंस को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है। और जैसे ही वो विचार पेपर पर आते हैं वो एक फिजिकल फॉर्म ले लेते हैं। हमारी वर्किंग मेमोरी फ्री हो जाती है, वो भारीपन एकदम से कम हो जाता है। राइट। और एक और कॉन्सेप्ट जो इस प्रोसेस में मदद करता है वो है पर्सपेक्टिव शिफ्ट।
हम ओवरथिंकर्स हमेशा व्हाट इफ को अपने ही खिलाफ एक हथियार की तरह यूज करते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर उसने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, हम हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो को ही अपना डिफॉल्ट मान लेते हैं। दिमाग हमेशा किसी डिजास्टर के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। पर क्या होगा अगर हम इस व्हाट इफ की डायरेक्शन को पलट दें? ऑथर कहते हैं कि अगर इमेजिन ही करना है तो कुछ अच्छा क्यों ना इमेजिन करें? क्या होगा अगर सब कुछ ठीक हो जाए? हाँ, एग्जैक्टली। क्या होगा अगर ये मीटिंग मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन जाए? हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हर थॉट एक अल्टीमेट सच नहीं होता और हर थॉट को बैठकर सॉल्व करना जरूरी नहीं होता यार। ये मेंटरशिप बहुत पावरफुल है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, वो बस आसमान में गुजरने वाले बादलों की तरह हैं और हम वो आसमान हैं। और जब हम इन बादलों को क्लियर कर लेते हैं, जब उस शोर को शांत कर लेते हैं, तो अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह बनती है। उसे हमें ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव से भरना होता है। बुक में एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है जो बचपन की याद दिलाती है। कौन सी बात? याद है स्कूल में जब हम कोई असाइनमेंट पूरा करते थे तो टीचर नोटबुक में रेड पेन से छोटे छोटे स्टार्स और स्माइलीज बनाते थे। हाँ बिल्कुल। और वो एक छोटा सा स्टार दिन भर के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट लगता था। बस ऑथर यही कहते हैं कि हमें आज लाइफ में उन्हीं छोटी जीतों को फिर से सेलिब्रेट करना सीखना है। हम हमेशा किसी बड़े प्रमोशन का वेट करते हैं, पर अगर आज हमने शांति से बैठकर अपनी फेवरेट चाय पी ली है या कोई पेंडिंग ईमेल भेज दिया है, तो वो एक जीत है। हमें खुद को वो स्टार देना सीखना होगा। ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस कैपिटलिज्म और हसल कल्चर के दौर में जी रहे हैं ना, वहाँ हमने खुद को मशीन समझ लिया है। हम ग्रोथ के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि अपनी मेंटल सैनिटी को दांव पर लगा रहे हैं। सच में हम बाहर से परफेक्ट लाइफ दिखाने के चक्कर में अंदर से थक चुके हैं। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव चीज यही होती है कि हम कुछ भी प्रोडक्टिव ना करें। एक कोजी सी हुडी पहने, बिना गिल्ट के इंटरनेट पर कोई क्यूट कैट वीडियो देख लें। बुरे दिनों में खुद के प्रति थोड़ा काइंड होना ही सबसे बड़ी जीत है। और इसी के साथ आता है ग्रैटिट्यूड। ऑथर कहते हैं कि बिना ग्रैटिट्यूड के लाइफ ऐसी है जैसे बिना रोशनी के सूरज। जो चीज़ें हमारे फेवर में काम कर रही हैं, उन पर ध्यान देना होगा। और रही बात दूसरों के ओपिनियन की, तो जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो हमें उन लोगों की परवाह होना बंद हो जाती है जिन्हें हम खुद भी पसंद नहीं करते। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को एक धागे में पिरोए ना, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी आज की शांति खो देते हैं। सच्ची शांति सब कुछ मुट्ठी में बंद करने में नहीं है। शांति है उस मुट्ठी को खोलने में, लेट गो करने में। बहुत ही खूबसूरती से सम अप किया तुमने इसको। लेकिन इस डीप ड्राइव को ख़त्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद हम सबको थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर दे। हमने आज बार बार बाहरी टॉक्सिक लोगों से बचने और बाउंड्रीज बनाने की बात की। हाँ, वो तो अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने का सबसे बेसिक स्टेप है। लेकिन ज़रा सोचो, क्या होगा अगर वो सबसे टॉक्सिक आवाज़, वो सबसे ज़्यादा गैसलाइट और क्रिटिसाइज करने वाली आवाज़ किसी बाहरी इंसान की हो ही ना? क्या होगा अगर वो आवाज़ हमारे अंदर बैठे उस इनर क्रिटिक की हो? ओह वाओ! बाहर वालों का नंबर तो हम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, तो हम खुद से भागकर कहाँ जाएंगे? क्या हम अपनी ही उस अंदरूनी आवाज़ के खिलाफ एक मजबूत बाउंड्री खींचना जानते हैं? ये सच में एक बहुत गहरा और झकझोर देने वाला सवाल है। क्या हम खुद से वो टॉक्सिक रिश्ता तोड़ने को तैयार हैं? इस शांत विचार और इस खामोशी के साथ आज हम आपको यहीं छोड़ते हैं। अपने ख्यालों का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, विचार सिर्फ विचार हैं, वो आपकी पहचान नहीं है।